गलती से आदमी के जूते पर एक सफेद तरल की बूंद टपक पड़ी। जब तक उसे कुछ समझ आता, उसके पैर से घना धुआं उठ रहा था। डर के मारे वह हिल नहीं पा रहा था और मदद के लिए अपने गुरु की ओर बेचैनी से देख रहा था। अपने प्रशिक्षु के घबराए हुए भाव देखकर लाओ डुआन जल्दी से उठा और जांच करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पहले अपने प्रशिक्षु से परख नली ली, फिर ध्यान से उसके जूते खोलने के लिए नीचे झुका। यह तरल पदार्थ क्लास 3 इमल्शन विस्फोटक था। अगर यह घर में फट जाता तो या तो प्रशिक्षु का पैर अपंग हो जाता या पूरे गांव के लिए दावत का कारण बन जाता। सौभाग्य से लाओ डुआन ने अपना जूता सफलतापूर्वक निकाल लिया, लेकिन उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी क्योंकि संकट अभी खत्म नहीं हुआ था और काला धुआं अब और भी तेज हो गया था। अपने साथी कर्मचारियों को घबराने से बचाने के लिए दोनों धीरे धीरे कारखाने के बाहर बने कुंड तक गए और अपने जूते उसमें फेंक दिए। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचा ली थी, लाओ डुआन इस बात से बहुत निराश था कि उनका विस्फोटक विकास विफल हो गया था। वह सुपरमार्केट गया और ढेर सारा डिटर्जेंट और सल्फर साबुन खरीदा। घर लौटा, उन्हें जमने तक गर्म किया, फिर 9 घुमावदार बड़ी आंतों वाले एक बर्तन में उबाला। उसने अंदर से चर्बी निकाली, फिर दोनों को मिला दिया। जल्दी जल्दी हिलाने के बाद बूढ़े डुआन को आखिरकार वो मिल गया जो वह चाहता था, और यह उसके बदले की योजना का पहला कदम था। वह आदमी विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने पहले सुपरमार्केट से कुछ घरेलू रसायन खरीदे, फिर चर्बी का एक बड़ा बर्तन उबाला। घरेलू रसायनों के अर्क को चर्बी में अच्छी तरह मिलाने के बाद विस्फोटक जल्दी से बन गए। उसने विस्फोटकों को एक टॉर्च में भरा, फिर उस पर सैकड़ों स्टील के गोले रखे और ढक्कन लगा दिया। नतीजा एक शक्तिशाली घरेलू तोप बन गई। खदान में ब्लास्टर के रूप में काम करने वाला बूढ़ा डुआन कुछ दिन पहले अपना सामान्य विस्फोट अभियान चला रहा था, जब वह विस्फोट की शक्ति से अचंभित हो गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। पलक झपकते ही 4 लोग मारे गए। हालांकि बूढ़ा डुआन बाल बाल बच गया। वर्षों के अनुभव ने उसे यकीन दिला दिया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। खदान मालिक यिगे ने लाओ डुआन को हर बात के लिए दोषी ठहराया और तुरंत उसे डांटा। हालांकि यिगे ने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसके बजाय उसने उसे 50,000 युआन दिए और खदान दुर्घटना को गुप्त रखने के लिए कहा। उस शाम लाओ डुआन अपनी प्रेमिका के साथ घर पर खाना खा रहा था जब उसका अच्छा दोस्त कियांग, जो एक शहर का पुलिस अधिकारी था, बिन बुलाए आ पहुंचा। लाओ डुआन का घायल चेहरा देखकर कियांग ने तुरंत पूछा कि क्या खदान में कुछ हुआ है। परेशानी पैदा न करना चाहता था, इसलिए लाओ डुआन ने झूठ बोला और दावा किया कि वह गिर गया था। हालांकि कियांग को शक हुआ, वह चुप रहा। अगले दिन लाओ डुआन अपने इस्तीफे की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए खदान में था, जब उसने मृतक के परिवार को मुआवजे का दावा करते देखा। बहुत व्यथित महसूस करते हुए लाओ डुआन ने सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उस शाम लाओ डुआन खदान में चुपके से गया और जल्दी से पानी से लथपथ मिट्टी का एक थैला ढूंढ निकाला, जिसका इस्तेमाल धूल को दबाने और ठंडा करने के लिए किया जाता है। हालांकि उसे बैग में पेट्रोल की गंध आई, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह सुरक्षा पर्यवेक्षक ने दिया है और वह खुद को दोषी ठहरा रहा है। लाओ डुआन ने पर्यवेक्षक को बांध दिया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी की। तभी खदान मालिक यिगे उसे पकड़ लेता है। खनन दुर्घटनाओं का राजा सानबाई तुम्हारे घर को उड़ाने के लिए जिम्मेदार है। पेट्रोल की लौ ने कोयले के चूरे को जला दिया, मैं मर जाऊंगा। यह देखकर कि पर्यवेक्षक अभी भी बहस कर रहा है, लाओ डुआन ने पानी से भीगी मिट्टी से भरी थैली निकाली। यिगे ने पानी से भीगी मिट्टी के टुकड़े करके अपने सुरक्षा हेलमेट में डाल दिए और आग लगाते ही उसमें आग लग गई। यह देखकर कि ठोस सबूत उसके सामने ही थे, पर्यवेक्षक तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन यिगे उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने पर्यवेक्षक को पानी से भरी बाल्टी में दबा दिया और उसे डुबोकर मार डाला। लाओ डुआन तुरंत डर गया। उसे पता नहीं था कि यह पूरा दृश्य फिल्माया गया था। जल्द ही यिगे को एक संदेश मिला। संदेश में सुरक्षा पर्यवेक्षक की हत्या का वीडियो था। यिगे को तुरंत एहसास हुआ कि यह
उसके प्रतिद्वंद्वी सांगब्याओ का जाल होगा, इसलिए उसने तुरंत लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। ये सब सांगब्याओ ने ही किया था। उसने न सिर्फ सुरक्षा पर्यवेक्षक को रिश्वत दी, बल्कि किसी और से वीडियो भी बनवाया। सांगब्याओ का मकसद यिगे की खदान पर कब्जा करना था। अगर वह नहीं माना तो वह वीडियो पुलिस को सौंप देगा। यिगे के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वह खदान में वापस गया, जहां लाओ डुआन अभी भी बंधा हुआ था। यिगे ने एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ की और जानबूझकर अपने पर्यवेक्षक की मौत के लिए लाओ डुआन को जिम्मेदार ठहराया। फिर यिगे ने लाओ डुआन को एक सौदा पेश किया। अगर लाओ डुआन सांगब्याओ को मारने में उसकी मदद करे तो वह वीडियो नष्ट कर देगा। लाओ डुआन मान गया। जैसे ही लाओ डुआन वहां से गया, यिगे को उसके कार्यालय में बम से उड़ा दिया गया, यह जानते हुए कि यह सांगब्याओ का काम था। लाओ डुआन, जो अब स्थिति से वाकिफ एकमात्र व्यक्ति था, जानता था कि सांगब्याओ उसे जरूर खत्म कर देगा। वह जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए अपने प्रशिक्षु के पास गया, लेकिन उसे पता चला कि प्रशिक्षु को सांगब्याओ के आदमियों ने पहले ही मार डाला था। लाओ डुआन गुस्से से भर गया। लौटकर उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके डेटोनेटरों का एक बंडल तैयार किया, ताकि सांगब्याओ के हमला करने से पहले ही उसे खत्म कर सके। एक अचूक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उसने अस्पताल में घुसपैठ की, सांगब्याओ के गंभीर रूप से बीमार बेटे का अपहरण कर लिया और फिर उसे उपनगरों में एक खाली पड़ी फैक्ट्री में बुलाया। सांगब्याओ तुरंत अपने आदमियों के साथ पहुंचा और लाओ डुआन की प्रेमिका का अपहरण कर लिया। उसे क्या पता था कि वह पहले से ही पुलिस के निशाने पर है। खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद लाओ डुआन ने अपने बेटे को भी बाहर धकेल दिया। यह देखकर कि उसकी प्रेमिका दूसरे पक्ष के हाथों में थी, उसने सीधे कंबल उठाया और विस्फोटक दिखा दिए। सांगब्याओ ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और केवल उसके सामने बंधकों की अदला बदली का प्रस्ताव रख सका। लेकिन दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यह मामला आज ही सुलझ जाना चाहिए। निश्चित रूप से बंधकों की अदला बदली के बाद सांगब्याओ का छोटा भाई तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार था। लाओ डुआन ने सीधे रिमोट कंट्रोल दबाया और कारखाने में रखे विस्फोटक तुरंत फट गए। दृश्य अचानक आग की लपटों में घिर गया। पलक झपकते ही न केवल सांगब्याओ के सभी छोटे भाइयों को लंच बॉक्स मिल गए, बल्कि उसका बेटा भी उत्तर पश्चिम में मर गया। उसी समय लाओ डुआन अपनी छिपी हुई प्रेमिका की तलाश करने जा रहा था, लेकिन उसने पाया कि उसकी प्रेमिका गायब हो गई थी। पता चला कि उसकी प्रेमिका को सांगब्याओ ने पकड़ लिया था। सौभाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षण में पहुंची पुलिस ने सांगब्याओ को गोली मारकर मार डाला, जिससे एक संकट सुलझ गया। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही। कल मिलते हैं।